भाई आज हम केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर की बात करें तो टोटल इसके अंदर 5 टॉपिक हैं। कौन कौन से? एक तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, थर्ड टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसके अंदर 5 टाइप हमें पढ़ने हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर इसके बाद 5th टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इन सारे टॉपिक से मिलकर ये पहला चैप्टर बना हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्वेशन, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर 5 टाइप पढ़ने हैं। कौन कौन से? कंबशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बाद टॉपिक आता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये सारे चैप्टर्स मिलकर पहला टॉपिक मिलकर पहला चैप्टर बना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि केमिकल रिएक्शन उन प्रोसेस को कहते हैं, केमिकल रिएक्शन उन प्रोसेसेस को कहा जाता है जिसमें कोई एक नया सब्सटेंस बने विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस जिसमें क्या हो, इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties formed। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक नया सब्सटेंस बनकर निकलता है और एक ऐसा सब्सटेंस जिससे वो बना है पिछले वाले से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी नया वाला रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम बात करें, जैसे मिल्क होता है, मिल्क से कर्ड बना दिया। ठीक है, तो ये क्या था, मिल्क से कर्ड बनना, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है जिसमें एक नया सब्सटेंस बना विद न्यू प्रॉपर्टीज। इसके अलावा कोई एक आयरन है, आयरन को क्या लग गया, रस्टिंग लग गई, जंग लग गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, इस प्रोसेस को भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई पेपर है, पेपर को तुमने जला दिया, जलाने के बाद क्या बचा, राख बची, ऐश। तो ये क्या है, एक नया सब्सटेंस है विद न्यू प्रॉपर्टीज, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन थी। इसके अलावा तुमने कोई वुड ली और वुड को जला दिया तो ऐश यानी राख बनी, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने विद न्यू प्रॉपर्टीज। Chemical reactions are the processes in which new substance formed with new properties. Example, souring of milk, दूध का खट्टा हो जाना, making curd from milk, या बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं।
नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें आता है कि ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाए विद न्यू प्रॉपर्टीज, वो केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि फिर केमिकल इक्वेशन क्या है। अब केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन को शो करने का तरीका ही, फिर से सुनना, कि केमिकल रिएक्शन को शो करने का तरीका ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मतलब द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग किसको रिप्रेजेंट करना, केमिकल रिएक्शन को, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन with symbols is known as chemical equation with the help of symbols and formula। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एक बात लेते हैं, मैंने बोला कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है, क्या रिएक्शन हुई है कि हमने कार्बन को बर्न किया है, बर्निंग ऑफ कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, या बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को जला दिया गया और क्या फॉर्म हुई, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई। ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है कि भाई कोई कार्बन है, यानी कार्बन को जला दिया और क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ये क्या चीज है, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें कोई एक नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज बने। अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करें इसी चीज को विद सिंबल एंड फॉर्मूला, जैसे कार्बन, कार्बन यानी सी, क्लास 9 में हम सीख चुके हैं, कार्बन को हमने क्या करा, बर्न करा। बर्न किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। तो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, यानी CO2। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर क्या करा है हमने, केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को विद सिंबल्स एंड फॉर्मूला रिप्रेजेंट करा है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जो एग्जाम्स में भी पूछता है। जैसे मैंने बोला बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऐसा बोला है तो ये क्या बता रहा है, ये केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, एक प्रोसेस है। ठीक है, अब इसको केमिकल इक्वेशन यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी Mg, क्लास 9 में हम सिंबल सीख चुके हैं, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। नहीं आते हैं सिंबल्स अगर 1 से 20 तक, तो वो तुम लिख के मुझे मैसेज कर देना, एक क्लास उसकी भी देख लेंगे। बाकी क्लास 9 में ये चीज हमने काफी बार पढ़ी थी। मैग्नीशियम यानी Mg, मैग्नीशियम को क्या करा, बर्न करा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, किसी भी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर मैग्नीशियम को बर्न करा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, तो MgO। तो ये क्या है, ये है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ये क्यों है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, केमिकल रिएक्शन यानी पूरे प्रोसेस को फॉर्मूलाज और सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करा गया है। जब भी बर्न करने की बात करें या हीट करने की बात करें तो इसको शो करते हैं इस ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल का मतलब होता है यहाँ पर बर्निंग हो रही है या हीटिंग हो रही है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब इसमें छोटा सा पॉइंट ये याद रखेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब इसमें 2-3 बातें और समझ के चलेंगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ये इक्वेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से बनते हैं। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन के वो सब्सटेंसेस जो इक्वेशन में पार्ट ले रहे हैं, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द इक्वेशन, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस फॉर्म होकर निकला है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट।
तो ये छोटी सी कंफ्यूजन माइंड में मत रखना कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। वो सब्सटेंसेस जिन्होंने इक्वेशन में पार्ट लिया है, जो फॉर्म होने के लिए मिले हैं, वो तो होते हैं रिएक्टेंट, और जो बनकर निकलता है वो होता है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और जो निकल कर आया है वो प्रोडक्ट है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी है, कि जो ये मैग्नीशियम रिबन है, ये जो मैग्नीशियम होता है या मैग्नीशियम रिबन तुम बोल लो, इसको बर्न करने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ किया जाता है। इतना लिख के देगा एग्जाम में। एग्जाम में क्या लिखता है कि मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन बिफोर बर्न। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। क्वेश्चन आएगा क्यों, क्यों करते हैं ऐसा? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले किसी भी सैंड पेपर से साफ यानी उसको क्लीन क्यों किया जाता है? तो इसका रीजन क्या लिखेंगे कि जब मैग्नीशियम ऐसे ही रखा होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है नी, कि मैग्नीशियम पर क्या जमा होती जाती है? मैग्नीशियम पर एक प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाती है। मैग्नीशियम पर एक प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाती है। कौन सी? अगर मैग्नीशियम ऐसे ही रखा हुआ है तो उस पर कौन सी लेयर जमा हो जाएगी? एक प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाती है, जिसको बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये जो लेयर जमा हो गई है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, ये जो लेयर जमा हो गई है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, इसको हटाने के लिए ही पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई बिफोर बर्निंग इन द एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद द सैंड पेपर, क्लीन किया जाता है सैंड पेपर को रफ करके, रब करके। ऐसा क्यों किया जाता है? तो दिस इज डन टू रिमूव द protective layer of basic magnesium carbonate. This is done due to remove the protective layer of basic magnesium carbonate. ऐसा क्यों करते हैं? उस रिबन के ऊपर जो ये प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो चुकी है उसको हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये लेयर रहेगी तो वो मैग्नीशियम रिबन सही से जल नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है सबसे ज्यादा। अब एक दो इक्वेशन और देखते हैं। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद सिंबल्स एंड फॉर्मूला। इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंसेस पार्ट ले रहे हैं वो रिएक्टेंट है, जो बनकर निकल रहा है वो प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक इक्वेशन हमने देखी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg+O2 गिव्स MgO। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या आता है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं बर्न करने से पहले? क्यों? क्योंकि टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन। अब इसमें एक दो इक्वेशन और देखते हैं। जैसे मैंने बोला जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इतना मैंने लिख के दिया है। इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये मैंने क्या लिखा है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इतना लिख के दिया है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी विद सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज हमें इसे लिख कर दिखाना है। तो इसमें देखेंगे भाई जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? Zn। अभी ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा पहली बार, पर जैसे प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो ये चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है?
SO4। देखो अगर एसिड की बात करें तो एसिड बेसिकली तो सेकंड चैप्टर में पढ़ने को आ ही जाएगा, पर फिलहाल देख लो कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। ये दो एसिड थोड़े से याद करके चलो कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या क्या दिया है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी H2, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। सल्फेट को याद रखेंगे, सल्फेट को SO4 कहते हैं। फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा टिपिकल लग रहा है, वरना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल समझ के चलेंगे कि भाई इन दोनों को रिएक्टेंट बोलते हैं, बोलेंगे, जो फॉर्म हुआ है उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। ये जो है ये एरो के इधर वाले ये प्रोडक्ट है, और ये एरो के इधर वाले जो है ये रिएक्टेंट है। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं। मैंने बोला कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का फॉर्मूला C, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये हो गई केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो दो टॉपिक थे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, आई होप समझ में आए होंगे कि कुछ नहीं है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल इक्वेशन का मतलब है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज। और एक दो एग्जांपल हमने देख ली, इसमें मैग्नीशियम रिबन वाला पॉइंट याद होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, पहला दूसरा, और इसमें हमने थर्ड टॉपिक क्या लिखा था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कि किस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे? क्वेश्चन है कि किस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो इसके लिए छोटा सा पॉइंट ये समझेंगे कि भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। जैसे मैंने इसको ऐसे समझ लो कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स in reactant of element must be equal to number of atoms in product of element of that particular element। किसी एक एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट में है यानी इधर है उतने ही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एक लिखी थी, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना? जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस H2, ये बना था। इसमें समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन के, कि किसी भी एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए। जैसे किसी भी एलिमेंट के, जैसे यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हैं, मैं यहाँ लाइन खींच रही हूँ, इसके नीचे समझेंगे कि यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से। एक एलिमेंट देखो जिंक है Zn, एक एलिमेंट मुझे हाइड्रोजन यानी H दिखाई पड़ रहा है, एक S यानी सल्फर दिखाई पड़ रहा है, एक O यानी ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट चेक करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, फिर हम चेक करेंगे इन्हीं पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। जैसे समझा जाए तो जिंक रिएक्टेंट में जिंक कितने हैं? एक है, तो जिंक के एक एटम है। और जिंक का प्रोडक्ट में कितने हैं? एक ही है। ठीक है, फिर है हाइड्रोजन H, रिएक्टेंट में कितने हैं? दो हैं, H2 है ना, तो हाइड्रोजन दो है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, सल्फर यानी S पे आओ, सल्फर कितने हैं? एक ही है। प्रोडक्ट में कितने हैं? सल्फर एक है। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में? O4 यानी ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पर आओ तो O4, यहाँ पर भी 4 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट।
एक और एग्जांपल समझते हैं। कि हाँ, इतना पॉइंट हमें समझ में आ गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कितने किसे कहते हैं, कि पहले तो एलिमेंट्स चेक कर लो, फिर रिएक्टेंट में कितने एटम हैं वो लिखो, प्रोडक्ट में कितने हैं वो लिखो। अगर बराबर होते हैं कि भाई जितने रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में है तो वो बैलेंस्ड है, अदरवाइज अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड मतलब कोई है जो दो बराबर नहीं है। जैसे एक मैंने लिखा कि कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब चेक करते हैं एलिमेंट, number of atom in reactant, number of atoms in product। रिएक्टेंट एलिमेंट कौन कौन से, एक तो मुझे कार्बन यानी सी दिखाई पड़ रहा है, एक मुझे ओ यानी ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है। रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं कार्बन के, कार्बन में रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में, दो हैं, O2 है ना तो दो है। सी चेक करो यहाँ पर कितने हैं, कार्बन तो एक ही है, वन। ऑक्सीजन O2 दो है, तो देखो रिएक्टेंट में एक है कार्बन, प्रोडक्ट में भी एक है। ऑक्सीजन यहाँ दो है तो यहाँ पर भी दो है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट बराबर है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। एक और चेक करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। सिंपल सा पॉइंट है कि एलिमेंट चेक करो, रिएक्टेंट में कितने हैं वो देख लो, प्रोडक्ट में कितने हैं वो देख लो। अगर जितने रिएक्टेंट में है उतनी ही वो चीज प्रोडक्ट में दिखाई पड़ रही है तो यानी वो बैलेंस है, अदरवाइज एक भी ऊपर नीचे तो वो अनबैलेंस है। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, MgO, है नहीं। ये हमने क्लास 9th में सीखा था कि MgO कैसे बनता है, क्योंकि मैग्नीशियम 12वें नंबर पे होता है, वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे होता है, वैलेंसी 2 है, 2 की 2 से कट जाती है तो MgO बनता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 बनता है, तो वैलेंसी का खेल चलता है अपना ये, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब इसमें हम चेक करें कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं। जब हमने ये चेक करा तो हमने देखा भी एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम कितने हैं रिएक्टेंट में, एक है। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हैं, एक ही दिखाई पड़ रहा है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन दो है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एक ही है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। रीजन क्या है, रीजन सिर्फ एक है कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑक्सीजन के मैच नहीं कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट में होते हैं, हर एक एलिमेंट के सभी के होने चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स अगर बराबर होते तो ये भी बैलेंस होती, पर ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर नहीं है। छोटा सा पॉइंट है। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, कि भाई ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट इफ इक्वल हो तो वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब अनबैलेंस्ड क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट इफ बराबर नहीं है किसी भी एक एलिमेंट के, या कोई भी एलिमेंट के, या सभी एलिमेंट के बस बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड है। एग्जांपल ये रहा। अब सवाल ये है कि इफ केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस्ड कैसे करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि अनबैलेंस्ड को बैलेंस कैसे करें। फिलहाल आज हम बस ये इसी एक एग्जांपल को देखेंगे कि अनबैलेंस्ड को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पर्टिकुलर एक ही दिन पढ़ा जाने वाला टॉपिक है। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मुझे एलिमेंट समझ में आ गए, एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट है यहाँ पर मैग्नीशियम, एलिमेंट है यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में हमने चेक करा, रिएक्टेंट में कितने हैं, रिएक्टेंट में बस एक ही है मैग्नीशियम। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हैं, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम एक है।
रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 ही रह गई, तो ये अनबैलेंस है, इतना समझ में आ गया। बट सवाल ये है कि ये बैलेंस कैसे होगी। सिंपल सा मुझे दिखाई पड़ रहा है कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन जो 1 है वो 2 होती तो ये बैलेंस होती, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 1 2 जा 2 हो जाएगी। अब मैंने ठीक है यहाँ पर क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना छोटा सा पॉइंट आया समझ में, ठीक है। बट इतना हम देख ही पा रहे हैं कि भाई ये जब मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया तो 2 ये मैग्नीशियम के साथ भी है और 2 ये ऑक्सीजन के साथ भी है। तो अब इस इक्वेशन की परिस्थिति क्या हो चुकी है, इस इक्वेशन की परिस्थिति ये हो चुकी है, इसको दोबारा रफ करो, ये एक साथ ही बनता है। जैसे मैं इसको एक बार रफ करके दोबारा समझा रही हूँ कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बना था, यहाँ पर हम एलिमेंट लिख लेते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, हमने देखा था एलिमेंट मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद हमने मैग्नीशियम कितने थे रिएक्टेंट में, 1 था, ऑक्सीजन कितनी थी, 2 थी, बट प्रोडक्ट में मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो हमने क्या करा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इक्वेशन क्या बनी, Mg प्लस O2 गैस 2MgO। भाई 2 से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई ऑलवेज आगे होगी, किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो आगे ही करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसमें करते तो यहाँ पे, इसमें करते तो आगे ही होती, बट मुझे साफ दिख रहा था अगर मैं 1 2 जा 2 कर दूं तो 2 और 2 बराबर हो जाएंगे। बट यहाँ पर अब मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब मैं इस इक्वेशन की टेबल बनाऊं, एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम यहाँ पर कितने हैं, 1 ही है, और ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। यहाँ पर चेक कर लो, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, अब क्या दिक्कत हो रही है, अब दिक्कत ये हो रही है कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम सिर्फ 1 है जबकि प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2 है, तो कैसे बैलेंस होगा। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ना तो बनाकर देख लेते हैं, एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, प्रोडक्ट में चेक करो, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस्ड है। यानी ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, इससे कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन मान के चलो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से इक्वेशंस आती हैं 4-5, उनको सारी को बैलेंस करना होता है, क्वेश्चन ये आता है यहाँ से। कल भी इसी को कंटिन्यू रखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये एक दिन पूरा चलने वाला है टॉपिक। बाकी अगर इसमें समझ में आ गया हो तो किताब उठाकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो बाय।